वेलकम एवरीवन। अब ये जो आज का जो सेशन है, तो इस सेशन में रिसेंटली जो अभी यूपीएससी की मेंस हुई थी, तो उस मेंस में जनरल स्टडीज में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो उस ज्योग्राफी सेक्शन में जो भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, कि उसमें आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, तो देर वर 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द ज्योग्राफी एरिया, जहां पे 4 क्वेश्चंस थे 10 मार्क्स के लिए, जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस थे दोज वर फॉर 15 मार्क्स। सो टोटल 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो ज्योग्राफी से आए थे। ठीक है, अब ये जो टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो उसमें आप देखोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो वेटेज है ना, या करंट अफेयर्स का जो ओरिएंटेशन है, ये आपको इजीली यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन था, मरीन हीट वेव्स न्यूज में थी, देन उसके रिगार्डिंग टोर्नाडोज या ट्विस्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, ऑरोरास के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना, तो ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में कभी ना कभी तो न्यूज में थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना जरूरी था। ठीक है, सो हम एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला, सो व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये 150 वर्ड्स में लिखना था। ठीक है, नाउ what does this what is the demand of this question? See, this question is asking about the sea surface temperature rise and how it affects the tropical cyclones. ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो दो पार्ट्स को यूपीएससी ने कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा है। सी सरफेस टेम्परेचर, ये पोर्शन जनरली हम स्टडी करते हैं ओशनोग्राफी में, एंड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वी स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है, ये सी सरफेस टेम्परेचर एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जो सी का सरफेस है, वहां से सरफेस से लेकर जनरली जो 200 मीटर्स तक जो फोटिक जोन होता है, फोटिक जोन मतलब जहां पे सनरेज का पेनिट्रेशन होता है, तो वो जो लेयर होता है, सो उस लेयर में जो टेम्परेचर बनता है हमें, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सी सरफेस टेम्परेचर। अब नाम में भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि सरफेस का जो हिस्सा है, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सो आप देखोगे तो सी सरफेस टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, तो ये राइज क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर। अब ये जो सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसके अलग अलग रीजंस है। द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें मालूम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका इमिशन हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट इमिशन, वहां पे जो ओशन में जो टेम्परेचर है, या जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली उसकी वजह से ओशन में एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल अर्थ जो है, वो क्लाइमेट चेंज जो है, तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो भी राइज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन है, देन ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारे रीजंस है जो जिनकी वजह से, या एनहांस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, अब ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है, इसको हम थर्मल एनोमली भी बोलते हैं। थर्मल एनोमली मतलब जब कभी भी टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा होता है, तो उसको हम थर्मल एनोमली भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सी सरफेस टेम्परेचर राइज है, तो उसका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। सी एक्चुअल में आप देखोगे तो अर्थ के ट्रॉपिकल जोन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होता है समवेयर बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्रीज ऑफ द लैटिट्यूड, तो वहां पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक्चुअल में एक हीट सिस्टम की तरह जनरेट होते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, उनका टोटल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वी रियली डोंट नो मेनी थिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बट देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब उसमें ये जो प्री रिक्विजिट्स है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला पॉइंट आता है कि सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी समवेयर क्लोज टू 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो जहां पे 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, तो उस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन इजीली हो सकता है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, तो वी नो दैट उसके स्ट्रक्चर में बीच में होता है सेंटर। सो बीच में ये जो आई है, तो आई के सराउंडिंग रीजन में यहाँ पे आई वॉल का पोर्शन आता है, एंड इस आई वॉल के रीजन में एयर जो है, वो एयर सर्कुलर फैशन में ऊपर राइज होती है, ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जाके यहाँ पे ये डाइवर्ज होती है। अब ये जो पूरी हीट सिस्टम जनरेट होती है ट्रॉपिकल ओशंस के केस में, तो उसके लिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर रिक्वायर्ड होती है, एंड ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होती है ट्रॉपिकल ओशंस में। ठीक है,
अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं तो उनके ऊपर सी सरफेस टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है? जैसा मैंने आपको बोला था कि ये जो मॉइस्ट एंड वार्म एयर होती है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का फूड होता है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओनली ओवर द ओशनिक एरियाज। These cyclones are not observed या they are not formed over the land surface, ठीक है। अब ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है तो उसकी वजह से जो साइक्लोन्स होता है तो साइक्लोन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ट्रॉपिकल ओशन जो है वो ट्रॉपिकल ओशन वार्म होते चला जा रहा है तो वैसे वैसे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनका नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है। आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स का पूरा डेटा निकाल के देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में या पैसिफिक का जो वेस्टर्न पार्ट है तो वहां पे या अरेबियन सी में जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स है तो उनका नंबर एक्चुअल में बढ़ गया है, ठीक है। जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है वो उनका नंबर बढ़ चुका है। देन नेक्स्ट इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ अ साइक्लोन। जो सी सरफेस टेम्परेचर जब राइज होता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये जो हीट सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो राइजिंग एयर है वो राइजिंग एयर का जो हिस्सा है उसमें जो लेटेंट हीट का सप्लाई है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट बेसिकली होती क्या है? लेटेंट हीट मतलब जब कोई भी सब्सटेंस फेज चेंज करता है तो जहां पे फेज चेंज होती है तो उस केस में जो हीट ली जाती है या जो बाहर फेंकी जाती है तो दैट हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट इज दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फेज चेंज। अब जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तो साइक्लोन के केस में होता क्या है कि जो वार्म एंड अनस्टेबल एयर होती है वो ऊपर राइज होती है। जब एयर राइज होती है तो ऊपर जाने के बाद एयर एक्सपांड होती है, कंडेंस होती है एंड कंडेंसेशन के वक्त एयर में जो भी कुछ मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर या जो वाटर वेपर होती है वो वाटर वेपर मॉइस्चर में या वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि फेज चेंज हो रही है, जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर से लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस केस में ये लेटेंट हीट जो होती है उस प्रोसेस में रिलीज की जाती है एंड ये जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है वो एक्चुअल में इस साइक्लोन का फूड होता है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे लेटेंट हीट ज्यादा होती है एंड जहां पे लेटेंट हीट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन अ पाथ। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं तो इन साइक्लोन का पाथ आप देखोगे तो जनरली ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये साइक्लोन्स जो ट्रेड विंड्स है तो ट्रेड विंड्स के बेल्ट्स में आते हैं एंड ये जो ट्रेड विंड्स होते हैं तो ये ट्रेड विंड्स हमें मालूम है कि ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होता है। सो इस केस में यहाँ पे इंडिया के केस में यहाँ पे आप देखोगे तो हियर वी हैव अ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये जो ट्रेड विंड्स होते हैं जनरली इन साइक्लोन्स को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, बट ये जो साइक्लोन्स होते हैं उनका पाथ वैसे भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। वो कहीं पे भी टर्न कर सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दीज साइक्लोन्स आर वेरी हजार्डस इन नेचर, ठीक है। ये कैटास्ट्रॉफीज क्रिएट करते हैं। जब ये साइक्लोन जनरेट होते हैं तो कोस्टल एरियाज में वार्निंग्स दिए जाते हैं क्योंकि ये जो साइक्लोन्स है कहीं पे भी टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब सी सरफेस टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो साइक्लोन्स है इन साइक्लोन का जो पाथ है वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये साइक्लोन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स, बट सी सरफेस टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये जो साइक्लोन्स है इन साइक्लोन की मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द पोलर पार्ट, ठीक है। पोलर जो साइड है ट्रॉपिकल ओशंस का तो वहां पे भी टेम्परेचर राइज हो रहा है एंड उस टेम्परेचर राइज की वजह से ये जो साइक्लोन्स है इन साइक्लोन्स का जो पाथ है वो पोलवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड। जो मुद्दा अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रॉपिकल ओशन है ये ट्रॉपिकल ओशन जब बहुत ज्यादा वार्मर होते चला जाता है तो उस केस में ये जो वार्म वाटर है ये वार्म वाटर पोलर रीजन की ओर या हायर लैटिट्यूड की ओर स्प्रेड होने लगता है। जब वार्म वाटर हायर लैटिट्यूड के रीजन में स्प्रेड होगा तो ऑब्वियसली जो साइक्लोन का जो एरिया है वो एरिया भी बढ़ेगा, उसका एक्सटेंशन होगा टुवर्ड्स द पोलर पार्ट, ठीक है। क्योंकि वार्मर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू वार्मर वाटर जो है वो पोलवर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो साइक्लोन्स है इन साइक्लोन्स का शिफ्टिंग होता है टुवर्ड्स द पोलर पार्ट। द राइज इन अ ड्यूरेशन ऑफ साइक्लोन्स। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो कुछ दिनों तक ये कुछ आवर्स तक या कुछ दिनों तक ये सस्टेन होते हैं, बट जैसे जैसे सी सरफेस टेम्परेचर राइज होते चला जाता है तो उनका जो ड्यूरेशन होता है ये जो प्रॉपर साइक्लोन डेवलप होता है, जब डेवलप्ड स्टेज का जो साइक्लोन है तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है एंड उसका पाथ भी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहे थे
150 वर्ड्स में ये सारी पॉइंट्स को आपको सम अप करना है यहाँ पे। ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि कंक्लूजन के केस में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में स्पेशली इंडिया के केस में ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो इंपॉर्टेंस है। इंडिया में आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 2 सीजन्स में आते हैं, प्री मानसून मार्च एंड अप्रैल एंड पोस्ट मानसून अक्टूबर एंड नवंबर। एंड इसकी वजह से कोस्टल एरिया में रेनफॉल मिलता है। दूसरी बात, कोस्टल एरिया में जब ये साइक्लोन्स हिट करते हैं, उनका जब लैंडफॉल होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्लड्स डेवलप होता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो इस तरीके से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द सेकंड पार्ट, या सेकंड क्वेश्चन। नाउ the question says, why do large cities tend to attract more migrants than the smaller towns? Discuss in the light of the conditions in the developing countries. Answer in 150 words. अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन माइग्रेंट्स के ऊपर या माइग्रेशन के ऊपर आया है। अब माइग्रेशन जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ये माइग्रेशन का इशू हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो ये जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, तो इन सिटीज में माइग्रेशन या माइग्रेंट्स जो है वो क्यों हो रहा है, माइग्रेंट्स क्यों एंटर कर रहे हैं या माइग्रेशन क्यों हो रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है। एक तो पहली बात, माइग्रेशन जो है ना, तो ये माइग्रेशन ग्लोबल लेवल पे भी है या नेशनल लेवल पे भी है, या इवन आप महाराष्ट्र के केस में देखोगे तो महाराष्ट्र में भी आपको माइग्रेशन दिखेगा जो इंटरनल माइग्रेशन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ठीक है। तो ये जो रीजंस है, तो उसमें फर्स्ट रीजन आता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली जनरली इवन आपके सराउंडिंग रीजन में भी आप देखोगे तो जो लोग होते हैं वो जनरली रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, या जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं लाइक पूना सिटी है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, तो इन सिटीज में या इवन वर्ल्ड लेवल पे जो अफ्रीकन कंट्रीज है, सब सहारन कंट्रीज है, या जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, मैक्सिको, ब्राजील, नाइजेरिया, केनिया, तो ये जो सारी कंट्रीज है, तो उनमें जो मेजर सिटीज है, तो इन सिटीज के और ये माइग्रेशन हो रहा है। अब ये माइग्रेशन क्यों होता है? द फर्स्ट रीजन इज जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो बड़े सिटीज होते हैं तो उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे होते हैं, जो सैलरीज होते हैं, जो वेजेस होते हैं वो भी ज्यादा मिलते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली उसका एक अट्रैक्शन भी होता है। देन उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होता है, कस्टमर बेस जो होता है वो सिटीज में ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से बिजनेसेस जो सेटअप किए जाते हैं, जो टियर 1 टियर 2 सिटीज होते हैं, तो उनमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई माइग्रेंट्स मूव टू द लार्जर सिटीज। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जो बड़े सिटीज होते हैं तो उनमें बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल स्ट्रीम्स होते हैं, तो उनके कॉलेजेस भी आपको मेजर सिटीज में ही मिलेंगे। तो एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज होते हैं, हेल्थ के फैसिलिटीज होते हैं, जो बहुत बड़े सिटीज होते हैं तो उनमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये हेल्थ फैसिलिटीज होते हैं, एजुकेशन के फैसिलिटीज होते हैं। देन उसके बाद अर्बन लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग या वो जो एम्यूनिटीज होते हैं, तो उनकी एक अट्रैक्शन होता है, उनका एक अट्रैक्शन होता है। जो रूरल पॉपुलेशन होता है, तो रूरल एरियाज में या विलेजेस में बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होते, रिक्रिएशनल के फैसिलिटीज नहीं होते, रोड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं होते। जो रूरल लाइफस्टाइल होता है, अर्बन लाइफस्टाइल होता है, तो उसमें डिफरेंस आता है। रूरल लाइफस्टाइल में आप देखोगे तो जनरली एग्रेरियन सोसाइटीज होते हैं, एग्रीकल्चर एक प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन होता है। सिटीज के केस में सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहां पे एक लाइफस्टाइल में चेंज आता है, तो उसका एक अट्रैक्शन होता है, लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं। तो ये ड्रीम्स एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए जनरली माइग्रेंट्स जो है वो सिटीज में आते हैं, ठीक है। देन लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉलर टाउन्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बड़े सिटीज होते हैं तो उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, बट ये सारे फैसिलिटीज स्मॉलर टाउन्स में नहीं होते, तो वहां पे ग्रोथ जो है वो ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होने की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में माइग्रेंट्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द लार्जर सिटीज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फैमिली नेटवर्क। फैमिली नेटवर्क भी वी नो दैट कि जनरली जो फैमिली कनेक्शंस होता है, कभी कभार एक फैमिली से एक फैमिली मेंबर जब सिटीज में जाके रीलोकेट होता है या लोकेट होता है, तो उसके पीछे
उसके जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी धीरे 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 जाके उसी रीजन में जाके सेटल डाउन होते हैं। जनरली आपने देखा होगा इंडिया के केस में जो मारवाड़ी फैमिलीज है, तो मारवाड़ रीजन से पूरे इंडिया में वो धीरे धीरे स्प्रेड होते चले गए, एंड उन्हीं का जो हेरिडेटरी बिजनेस है तो उसी को वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैमिली कनेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, देन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। वी नो दैट एग्रीकल्चर के केस में आप देखोगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, जो रेम्यूनरेशंस या जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है फार्मर्स की वो बहुत कम होती है। फाइनेंशियल गेन्स जो मिलते हैं एग्रीकल्चर से, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिलती है बट दैट इज अ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जितने ज्यादा लोग वहां पे एम्प्लॉयड हो गए तो वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, इतने लोगों की जरूरत भी नहीं होती वहां पे। ठीक है, सो वहां पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का भी इशू है। जनरली एग्रीकल्चर आप देखोगे, लाइव स्टॉक फार्मिंग आप देखोगे, या दूसरा कोई भी अलाइड सेक्टर आप देखोगे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो उसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, सो फाइनेंशियल गेन्स भी कम होते हैं। ठीक है, देन बेटर कल्चरल एंड सोशल लाइफ। सो सिटीज में कल्चरल डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी की भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, तो उसका भी एक अट्रैक्शन होता है। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो सिटीज की ओर अट्रैक्ट होता है। देन इवन जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आप कंपेयर करोगे अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, तो अर्बन एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस होता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के अर्बन मिशंस आप देखोगे, या जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज होते हैं, तो सिटी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रोज आते हैं या रोड के कंस्ट्रक्शन या फ्लाईओवर्स जब बनते हैं, एजुकेशन के फैसिलिटीज, जो हॉस्पिटल, ये जो सारे इनिशिएटिव जो जनरली होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट के साइड से आप देखोगे तो ये अर्बन एरिया स्पेसिफिक होते हैं, अर्बन एरिया फोकस्ड होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस व्हाई देयर इज अ माइग्रेशन टुवर्ड्स द लार्जर सिटीज। ठीक है, अब ये जो माइग्रेशन है, तो इस माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो माइग्रेशन के केस में आप देखोगे, अब ये जो रीजंस है ना, तो इन रीजंस को आप पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स के तौर पे भी लिख सकते हो। ठीक है, देन प्रॉब्लम्स के केस में आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स के केस में जैसे हमने देखा होगा, इवन इंडिया के केस में भी जब आप माइग्रेशन देखते हो तो जो बहुत बड़े सिटीज है, तो उनके मुंबई जैसे सिटी है या दिल्ली है या इवन इन केस ऑफ पुणे, तो जो माइग्रेंट्स आते, तो इन माइग्रेटिंग पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, हॉस्पिटल्स है, या इवन एजुकेशन फैसिलिटीज है, रेलवेज होते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेन क्रिएट होगा, कभी कभार सोशल टेंशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी ग्रुप होता है, ये माइनॉरिटी जो ग्रुप है तो उसके ऊपर फिर जो मेजॉरिटी ग्रुप है तो उसका वो प्रेशर डालते रहते हैं, सो माइनॉरिटी की इनसिक्योरिटी होती है। देन कल्चरल कभी कभार अनरेस्ट भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज होते हैं तो वो जनरली आप देखोगे तो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप करके रहेगी। ठीक है, तो वहां पे ग्रुपिज्म, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। जनरली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स आपको इजीली नहीं मिलते। ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल एक्सक्लूजन उनका हो सकता है। देन जनरली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका उनके जो अर्निंग्स होते हैं वो कम होते हैं, सो उस वजह से दीज माइग्रेंट पॉपुलेशन टेंड टू सेटल डाउन इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सिटीज। तो वहां पे स्लम डेवलप हो सकता है, स्क्वाटर सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं, स्लम डेवलपमेंट होती है, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। सी, ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इसमें हम ज्यादा मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, 150 वर्ड्स में उसको सम अप करना पड़ता है, एंड देन ऑब्वियसली कंक्लूजन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि माइग्रेशन कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ अलग अलग जो मिशंस है या जो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक जो इनिशिएटिव्स है वो लेने पड़ेंगे। इंडिया के केस में आप जब देख रहे हो कि अर्बन सिटीज या जो अर्बन एरियाज है तो वहां पे लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ एस्पिरेशंस है, उनको कुछ लाइफस्टाइल का अट्रैक्शन है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन के फैसिलिटीज है, तो वहां पे गवर्नमेंट ये जो सारी फैसिलिटीज है तो ये फैसिलिटीज रूरल एरिया में भी पेनेट्रेट कर सकता है। जो पूरा मॉडल था अब्दुल कलाम सर जी का, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, या उसी के बाद ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन था, तो उस रूरबन मिशन के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप कंक्लूजन में यहाँ पे सम अप कर सकते हो। ठीक है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So what is the phenomena of cloud burst?
एंड एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्लाउड बर्स्ट एग्जैक्टली क्या होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट लास्ट 1-2 साल में आप देखोगे तो हिमालयन रीजन में बहुत बार ये क्लाउड बर्स्ट हुए थे, या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है तो उनकी वजह से कोस्टल एरियाज में भी क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें न्यूज में थी, तो उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो अब ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट इज व्हाट? क्लाउड बर्स्ट मतलब किसी भी एरिया में इंटेंस रेनफॉल होता है, बहुत छोटे समय में, छोटे से एरिया में इंटेंस रेनफॉल होता है, इसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। यहाँ पे सडन रेनफॉल होता है, डाउनपोर होता है, एंड ये जो सडन डाउनपोर होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इफ आई गो बाय द डेफिनेशन, क्लाउड बर्स्ट बेसिकली होता क्या है कि जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, जनरली 20-30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड जब रेनफॉल होगा, एक घंटे में मोर देन 100 मिलीमीटर्स जब रेनफॉल होगा, सो इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लाउड बर्स्ट। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाउड बर्स्ट के केस में जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है ये वर्टिकली ग्रो होता है। तो वर्टिकली ये ग्रो होने वाला सबसे ज्यादा वर्टिकल एक्सटेंशन वाला क्लाउड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जब क्लाउड बर्स्ट आपको दिखाई देगा तो ये जो हिली एरियाज होते हैं, जो माउंटेनस एरियाज होते हैं, तो वहां पे आपको क्लाउड बर्स्ट मिलेंगे। जो प्लेन रीजन होता है वहां पे जनरली क्लाउड बर्स्ट नहीं होते, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होने के लिए एयर जो है वो अब्रप्टली राइज होना जरूरी है, एंड ये जो लिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है एयर का तो वो माउंटेनस रीजन में आपको मिलेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाउड बर्स्ट जो है वो माउंटेनस एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, अब ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है तो इसके रिगार्डिंग हमने डेफिनेशन मीनिंग उसका देख लिया। तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्लाउड बर्स्ट? अब ये क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? क्लाउड बर्स्ट क्लाउड बर्स्ट जो है तो उसके लिए अलग अलग रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थंडरस्टॉर्म्स। अब ये थंडरस्टॉर्म्स होते क्या है? थंडरस्टॉर्म्स मतलब जहां पे एयर जो है वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर चली जाती है, स्ट्रांगली राइज होती है, या उसको हम अपड्राफ्ट भी बोलते हैं। जब एयर का स्ट्रांग अपड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट होता है तो उस केस में ये थंडरस्टॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो ये जो थंडर होता है, जो नॉइज आवाज आता है, तो उसके जनरली ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो उनमें लाइटनिंग भी होती है। ठीक है, सो ये जो लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो थंडरस्टॉर्म्स के केस में जो एयर है वो एयर बहुत स्ट्रांगली अपलिफ्ट होती है, एंड इसकी वजह से एयर में या ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो उनमें कन्वेक्टिव सेल्स जनरेट होते हैं। अब ये सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, या सुपर सेल्स के फॉर्म में भी थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं। सो थंडरस्टॉर्म्स कब फॉर्म होते हैं कि जब एयर बहुत ज्यादा हीट होती है। ठीक है, जब जमीन का सरफेस ज्यादा हीट होता है तो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट में जो एयर होती है वो एयर ज्यादा हीट होती है। हीटेड एयर बिकम्स द लाइटर वन, बिकम्स द अनस्टेबल, एंड ये जो इनस्टेबल एयर होती है ये कंटिन्यूअसली फिर ऊपर चली जाती है। जब एयर स्ट्रांगली ऊपर चली जाती है, बहुत रैपिडली ऊपर चली जाती है, तो ये बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। देन कोल्ड एयर जो है वो फिर सबसाइड होती है। तो यहाँ पे डाउन ड्राफ्ट एंड अप ड्राफ्ट होता है एयर का। जब एयर का डाउन ड्राफ्ट अप ड्राफ्ट होता है तो उस केस में जो अप ड्राफ्ट होता है एयर का, तो उस वजह से जो एयर है वो एयर बहुत ज्यादा कंडेंस होती है, एंड जब कंडेंस एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है तो ये जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे नीचे गिरने लगता है, विच इज नथिंग बट द क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, दूसरी बात, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेनस एरियाज होते हैं तो माउंटेनस एरियाज में जब वार्म एंड मॉइस्ट एयर आती है, एंड ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर अब्रप्टली राइज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये जो मेघालय प्लेटू का रीजन है जहां पे ये मौसिनराम, चेरापूंजी वो रीजन है, वो आप देखोगे तो जब बे ऑफ बंगाल से, तो उस केस में सपोज यहाँ पे जो मेघालय का प्लेटू है तो मेघालय प्लेटू के रीजन में आप देखोगे तो जब बे ऑफ बंगाल से ये जो मॉनसून विंड्स आते हैं तो ये मॉनसून विंड्स इस मेघालय प्लेटू में अब्रप्टली ऊपर राइज किए जाते हैं। जब कोई भी एयर अब्रप्टली राइज होती है बिकॉज ऑफ द माउंटेन बैरियर, या सेम चीज हमारे यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के रीजन में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वेस्टर्न घाट की वजह से अब्रप्टली राइज होते हैं तो उस वजह से कोंकण का जो रीजन है महाराष्ट्र का, या जो कारवार का जो रीजन है कर्नाटका में, तो वहां पे एयर अब्रप्टली राइज होती है। जिस रीजन में एयर अब्रप्टली राइज होती है बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक
बैरियर या माउंटेन बैरियर, तो वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। अब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट में आप समझ सकते हो कि जहां पे कोल्ड एंड वार्म एयर कन्वर्ज होती है, तो जिस रीजन में कोल्ड एंड वार्म एयर का कन्वर्जेंस होता है, तो उस एरिया में वी नो दैट कि वहां पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब ये फ्रंट्स डेवलप होता है, तो सपोज यहाँ पे इस साइड से ये कोल्ड एयर का हिस्सा है, एंड ये जो कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर जब वार्म एयर के ऊपर अटैक करती है, तो उस केस में ये जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर अचानक से अब्रप्टली ये राइज की जाती है, ठीक है, इस तरीके से। एंड जब ये वार्म एयर सडनली राइज होती है, तो ये राइजिंग एयर कंडेंस होती है, एंड कंडेंसेशन के बाद जनरली यहाँ पे ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जैसे क्लाउड्स डेवलप करती है, एंड इस एरिया में सडन डाउनपोर हो सकता है, ठीक है। सो जहां पे कोल्ड एंड वार्म एयर का कन्वर्जेंस होता है, जहां पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, तो उस केस में भी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो अचानक फ्लैश फ्लड्स जनरेट होते हैं। जनरली आपने देखा होगा हिमालयन रीजन में, या लेह लद्दाख का रीजन है, हिमाचल प्रदेश देखो या उत्तराखंड रीजन देखो, तो वहां पे फ्रिक्वेंटली क्लाउड बर्स्ट होता है। तो ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, तो उसके बाद अचानक से फ्लैश फ्लड्स जनरेट होते हैं उस रीजन में, ठीक है। देन लैंड केविंग्स हो सकते हैं, कोई भी लैंड का जो हिस्सा है ये केविन होता है, ये नीचे चला जाता है, ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए लैंड केविंग। देन जो प्रॉपर्टी होते हैं, रोड रेलवेज, जो घर होते हैं लोगों के, जो इवन जो व्हीकल्स होते हैं, तो उनको ये डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, वहां पे डैमेज होता है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देन लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मास वेस्टिंग हो सकता है, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, या कभी कभार सॉलिफ्लेक्शन हो सकता है, या जो जो बहुत बड़ा एरिया है माउंटेन का, जो स्लोपी लैंड है, तो उसके ऊपर जो माउंटेन का जो टोटल बहुत बड़ा एरिया है, वो पूरा एरिया ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, क्योंकि वहां पे जो फ्लैश फ्लड जनरेट होते हैं, जो क्लाउड बर्स्ट होता है, तो उस केस में वाटर एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। सो जो वाटर जो है वो लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, बहुत बड़ा एरिया माउंटेन का स्लोप से नीचे फिर निकल आता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। देन ये प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन, दिस इज रॉन्ग थिंग, ठीक है। देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये क्लाउड बर्स्ट स्पेसिफिकली किस रीजन में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द क्लाउड बर्स्ट। देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन? इलैबोरेट, ठीक है, आंसर इन 150 वर्ड्स। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, ठीक है। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जनरली हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो सिर्फ एनसीईआरटीज एंड कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स की तक ही होता है, ठीक है। बट कुछ दिनों की आप न्यूज देखोगे तो यूरोपियन जो कंट्रीज है, लाइक इटली की एक न्यूज आई थी कि इटली में 2-3 महीनों में कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड नहीं आया था, ठीक है, कोई भी जो नया बच्चा है उसका जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो भी एक न्यूज आई थी, ठीक है। तो उस न्यूज को आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा सोचते तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर करना बहुत इजी बनता, ठीक है। अब डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है? डेमोग्राफिक विंटर मतलब ये डेमोग्राफिक कोलैप्स होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आप हिस्टोरिकली देखोगे तो कोई भी जो इकोनॉमी होती है या कोई भी जो कंट्री होती है ना, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में चलती है, ठीक है। सो इनिशियल लेवल पे जो फर्टिलिटी रेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे मोर्टेलिटी कम होती चली जाती है, इनिशियली फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है, एंड उसके बाद कुछ समय बाद फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों भी कम कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन खत्म होता है, तो उस केस में जो फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट है दोनों भी ड्रॉप होने लगते हैं, एंड उस केस में ये डेमोग्राफिक विंटर स्टार्ट होता है, ठीक है। डेमोग्राफिक कोलैप्स बेसिकली होता क्या है कि किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन होती है, तो वो पॉपुलेशन का जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो जनरली होता है 2.1, ठीक है। अब ये रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि जो टीएफआर होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा होना चाहिए, या एटलीस्ट ये 2.1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? सी, टोटल फर्टिलिटी रेट इज व्हाट कि किसी भी लेडी का जो फर्टाइल पीरियड होता है, तो उस फर्टाइल पीरियड में
ये कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलिटी रेट, TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट शुड बी मोर देन 2.1, तभी ये पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन सस्टेन हो सकती है। 2.1 मतलब क्या कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये दोनों हो गए, ठीक है। जब ये दो इस दुनिया से निकल जाएंगे तो उनके पीछे एटलीस्ट 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तभी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो सकती है, वो स्लोली स्लोली ग्रो हो सकती है, ठीक है। सो इसकी वजह से ये जो 2.1 जो % है उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। वर्ल्ड में स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो उन कंट्रीज में या जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है लाइक जापान, साउथ कोरिया वगैरह, आप वहां पे देखोगे तो ये TFR जो है ये बहुत कम हो चुका है। इफ यू लुक एट द केस ऑफ साउथ कोरिया, ये 0.7% के आसपास है, ठीक है। सो 0.7% मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। सो ये जो डेमोग्राफिक विंटर आता है तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है डिक्रीजिंग TFR। अब ये जो TFR है, जैसे मैंने आपको बताया था, इटली में भी 2021 में ये 1.7 के आसपास था, 1.6 अभी होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। सेम इज द केस विद जापान, जर्मनी। जापान इज होस्टिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन दूसरा एक पॉइंट आता है इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजिंग। सी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज ग्रो होती चलेगी, डेवलप होते चलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप होती चलेगी, तो वैसे वैसे जो हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती चलेगी, लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज होती चली गई। बट उसके साथ साथ जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है तो उसका नंबर भी बढ़ने लगा। अब होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में एक वर्किंग पॉपुलेशन का एक सेक्शन होता है, दूसरा एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है। अब इस केस में होता क्या है कि जब डेमोग्राफिक विंटर की केस आती है, कोलैप्स होने लगता है, तो उस केस में जो एजेड पॉपुलेशन है या जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका नंबर इंक्रीज होते चला जाता है। जापान के केस में आप देखोगे तो जापान के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80-85 के आसपास है, तो वहां पे ऑब्वियसली एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है। एजेड जो पॉपुलेशन होती है तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन रिलेटिवली यहाँ पे कम होती है, ठीक है। देन राइजिंग लिविंग कॉस्ट एंड अर्बनाइजेशन। अब ये जो फर्टिलिटी रेट होता है या जो बच्चे पैदा करने की जो जो अर्ज होती है, व्हाट अर्ज, आई कैन यूज द वर्ड अर्ज, बट आप यहाँ पे देखोगे तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं ना, तो वो भी कम होते चले जा रहे हैं, बिकॉज लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एंड जो अर्बन लाइफस्टाइल है, तो उस अर्बन लाइफस्टाइल की वहां पे लोग जो सोचते हैं कि जैसे इंडिविजुअलिज्म है, योलो वगैरह जो कंसेप्ट आते हैं कि यू लिव ओनली वंस, या इंडिविजुअलिस्टिक मेंटालिटी होती है लोगों की, यार बस हम दो और हमारा एक ही चाहिए, तो हम दो हमारे दो नहीं होते, हम दो और हमारा एक ही अभी चाहिए। तो उस केस में होता क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है उनका बर्थ कम हो रहा है, ठीक है। लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, बच्चों का एजुकेशन आप देख लो, लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस चक्कर में जो बच्चों का नंबर होता है वो नंबर कम होते चला जाता है, ठीक है। देन चेंज इन अ फैमिली स्ट्रक्चर, इंक्रीज्ड फीमेल वर्कफोर्स। अब फैमिली स्ट्रक्चर देखो, जनरली हम बहुत पहले आप देखोगे तो लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। अभी भी गांव में बहुत कुछ फैमिलीज हैं जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, ठीक है। बट अब जब अर्बन एरियाज में आकर रहते हो, या जैसे जैसे आप कोई भी कंट्री डेवलप होते चले जाती है, तो ये इंडिविजुअल होते चले जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज बनते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज जब होते हैं तो बच्चों की देखभाल करने के लिए भी कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता, तो उस केस में तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो जनरली कम पैदा किया जाता है, ठीक है। देन इंक्रीज्ड फीमेल वर्कफोर्स। सो फीमेल वर्कफोर्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होते चला जाता है। तो फीमेल वर्कफोर्स इंक्रीज होगा तो मैटरनल लीव्स का इशू आता है, पैटर्नल लीव्स का इशू आता है, वर्कफोर्स एंड करियर के चक्कर में तो फिर बच्चे, ये बहुत सारी जो चीजें हैं फिर पीछे चली जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है। The next point is world moving towards a demographic winter। एक्चुअल में बोला जाएगा तो yes, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ 50-100 ईयर्स का आप डेटा निकाल के देखोगे पॉपुलेशन का, तो वर्ल्ड का भी जो TFR है या जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होती चली जा रही है, ठीक है। स्पेशली ये प्रोमिनेंटली दिखाई देता है यूरोपियन कंट्रीज में एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है। देन ग्लोबल ट्रेंड के केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो कंट्रीज है लाइक इटली है, स्पेन है,
जर्मनी है, फॉर दैट सेक रशिया है। तो इन कंट्रीज में ये डेमोग्राफिक विंटर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। ठीक है, रशिया में तो जो साइबेरियन पार्ट है तो वहां पे रीलोकेट होने के लिए गवर्नमेंट से इनिशिएटिव्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। हंगेरी है, देन रशिया है। तो रशिया में तो वही अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं, जितने ज्यादा बच्चे आपको होंगे उतने अवार्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंसेंटिव्स दिए जा रहा है। ईस्ट एशिया में भी सेम केस है, जापान की केस देखो, साउथ कोरिया की केस देखो, सेम इज द केस। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अफ्रीका में आप देखोगे तो जो सब सहारन कंट्रीज है या जो वेस्ट सहारन कंट्रीज है, तो वहां पे अभी भी ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है। ठीक है, ऑब्वियसली दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती चली जाती है तो पॉपुलेशन फिर कम होती चली जाती है। देन इंडिया के केस में भी देखो, इंडिया के केस में भी लास्ट कुछ महीने में न्यूज आई थी, एक रिपोर्ट आया था, तो उसमें बताया था कि इंडिया नाउ हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अब इंडिया के भी केस में देखो, इंडिया का भी जो टीएफआर है वो भी कम हो चुका है। हमने जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको हमने रिप्लेसमेंट लेवल से हमने उसको नीचे लाया है, बट जो पहले का जो मोमेंटम है वो अभी भी बरकरार है। इंडिया के केस में जो नदर्न स्टेट्स है लाइक यूपी बिहार में जो ये टीएफआर है ये अभी भी बहुत ज्यादा है। जो सदर्न स्टेट्स है केरला या महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह, तो वहां पे ये टीएफआर कम हो चुका है। ठीक है, बट ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो प्रेजेंटली इंडिया का टीएफआर कम हो चुका है, बट ये पॉपुलेशन स्टेबिलाईज होने के लिए 2040-50 तक ये पॉपुलेशन इंडिया की स्टेबिलाईज हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द डेमोग्राफिक विंटर। द नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें इफेक्ट्स एंड इश्यूज रिलेटेड विद द डेमोग्राफिक विंटर। तो डेमोग्राफिक विंटर की वजह से क्या क्या होता है? सो फर्स्ट इज डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स है वो डिक्लाइन होती है क्योंकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यंग पॉपुलेशन कम होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कम होती है। देन राइजिंग डिपेंडेंसी रेट एंड सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक विंटर की वजह से यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती है। जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके हेल्थ के इश्यूज आते हैं, उनको पेंशन देना पड़ता है, तो सोशल सिक्योरिटी जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा बढ़ता है, जो जेरियाट्रिक जो इश्यूज है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, देन पोटेंशियल सोसाइटल एंड कल्चरल चेंज। जैसे जैसे वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी, तो सोसाइटल एंड कल्चरल चेंजेस भी वहां पे होने लगता है। देन डिक्लाइनिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओवरऑल आप देखोगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी फ्यूचर में अब ये धीरे 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 कम ही होती चली जाएगी। उसके अभी इजीली हम साइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज बाउंड टू हैपन, डेमोग्राफिक विंटर इज बाउंड टू कम, बट उसके लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। जिन कंट्रीज में ये हो रहा है तो वहां पे ऑलरेडी वो कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे इमिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रशिया में अवार्ड्स दिए जाते हैं, देन जो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एजुकेशन फ्री किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पे करता है। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the groundwater potential of the Gangetic Valley is on the serious decline and how it may affect the food security of India. Now this question is talking about the groundwater potential of Gangetic Valley. Gangetic Valley is what? Gangetic Valley मतलब जो गंगा रिवर है, तो उसका जो पूरा वैली का रीजन है, मतलब ये जो पूरा यूपी बिहार ये जो पूरा रीजन है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गैंगेटिक वैली या गैंगेटिक प्लेन रीजन। ठीक है, अब गैंगेटिक वैली जो रीजन है वो आप देखोगे तो गंगा रिवर वी नो दैट कि यहाँ पे उत्तराखंड में ओरिजिन होती है, देन इट फ्लोज लाइक दिस एंड देन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश। ठीक है, तो गंगा जो रिवर है उसको उसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, देन ये सोन रिवर, बहुत सारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आके उसको मिलते हैं। तो ये जो गंगा रिवर प्लेन है, तो ये गंगा रिवर का प्लेन
इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे इस तरीके का इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हो। जो गैंगेटिक वैली है, तो गैंगेटिक वैली के बारे में यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है गैंगेटिक वैली का, तो उसके केस में आप इसका इंपॉर्टेंस मेंशन कर सकते हो। सी, इंडिया इज द कंट्री विच यूजेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर के लिए, वो इंडिया में किया जाता है। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर के केस में गैंगेटिक रीजन में वी नो दैट कि इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन होता है, तो मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गैंगेटिक वैली। सो एग्रीकल्चर के लिए ये जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दूसरी बात, यूपी बिहार वो जो पूरा रीजन है, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वहां पे इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी ये ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। देन डोमेस्टिक यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड वाटर है एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन उसका होता है। देन उसके बाद डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर क्यों डिक्लाइन हो रहा है? ठीक है, तो उसका फर्स्ट रीजन है ओवर एक्सट्रैक्शन। अब ग्राउंड वाटर आप देखोगे तो इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। अब यूपी बिहार में आप देखोगे तो यूपी बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इरिगेशन जो है वो कनाल्स के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता है तो वो सरफेस इरिगेशन का हिस्सा होता है, बट उसके साथ साथ कुछ एरियाज में बोरवेल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे। अब जब बोरवेल्स होते हैं तो बोरवेल्स में जब आप डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को ही एग्रीकल्चर में यूज करते हो, तो यूपी बिहार में जो बोरवेल्स है, ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देता है। देन इराटिक मॉनसून स्पेल्स, सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून जो है वो भी इराटिक हो चुका है। मॉनसून का विड्रॉल है, मॉनसून का ऑनसेट है, वो मॉनसून का ऑनसेट डिले हो रहा है, या जो विड्रॉल है वो अर्ली हो रहा है। जो मॉनसून की वेरिएबिलिटी है, रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर मिलेगा। ठीक है, देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस यूपी बिहार के रीजन में कनाल इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता है। कनाल इरिगेशन जो है वो सरफेस इरिगेशन होता है, तो सरफेस इरिगेशन में पानी का इवेपोरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें वाटर लॉस भी ज्यादा होता है। ठीक है, देन रैपिड अर्बनाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उस यूपी बिहार के रीजन में आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। वी नो दैट कि वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो यूपी बिहार में पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है। यूपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। सो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, अर्बन एरियाज बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज का नंबर आप देखो वहां पे बढ़ रहा है। यूपी में कानपुर, लखनऊ, बिहार में पटना, भागलपुर वगैरह, ये जो पूरा रीजन है, मुर्शिदाबाद वगैरह, वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा रीजन है, कोलकाता सराउंडिंग रीजन, तो उस पूरे रीजन में आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, अर्बन एरियाज इंक्रीज हो रहे हैं, अर्बन एरियाज बढ़ रहा है या इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जो वाटर की डिमांड है वो डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन पोल्यूशन ऑफ द वाटर सोर्सेस, वी नो दैट गंगा, यमुना स्पेशली, इट इज वन ऑफ द पोल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया। तो वहां पे रिवर में जब पोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली पोल्यूटेड वाटर तो आप इरिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से ये एक रीजन बनता है कि जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आता है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस व्हाई दिस ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के केस में जो गैंगेटिक वैली रीजन है ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिमालय के केस में देखोगे तो जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स है हिमालय में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो उसमें ये जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर का कुछ हिस्सा पंजाब, हरियाणा, ये पूरा रीजन, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ गैंगेटिक वैली, ये पूरा फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशल है। पंजाब हरियाणा रीजन हमें मालूम है कि वहां पे व्हीट का प्रोडक्शन बहुत क्रूशल होता है, बेस्ट क्वालिटी का कॉटन पंजाब रीजन से आता है। देन राइस का भी प्रोडक्शन होता है। यूपी में आप प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो शुगर केन का कल्टीवेशन होता है, पल्सेस के कल्टीवेशन होता है, देन मस्टर्ड है, व्हीट है, राइस है। वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो राइस, जूट, इसका कल्टीवेशन होता है। ऑब्वियसली जूट इज नॉट अ फूड क्रॉप, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो उसका फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है,
जो इरिगेशन होता क्या है, सी इरिगेशन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ अ वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है, या क्रॉप्स। तो जब इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन गिरेगा। देन डेंट इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है तो उसमें राइस एंड व्हीट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द व्हीट कम्स फ्रॉम द पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। सो उस रीजन से मोस्ट ऑफ द व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन आता है, तो ऑब्वियसली उसका डेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी होगा, ठीक है। देन चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, अब जब ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो फार्मर्स जो है वो जनरली वाटर इंटेंसिव क्रॉप से, जहां पे पानी कम रिक्वायर्ड होता है, तो उस क्रॉप की ओर ये डाइवर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मिलेट्स है, तो मिलेट्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, या जो पल्सेस है तो उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उन क्रॉप्स की ओर ये फार्मर्स का फिर लैंड का डाइवर्जन होता है या क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है। देन अग्रेरियन क्राइसिस ऑब्वियसली वहां से उस वजह से हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम होगा, तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो है तो उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के अनरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। देन लैंड डिग्रेडेशन, जब ओवर एक्सट्रैक्शन आप करोगे तो जनरली लैंड में सैलिनिटी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। जब आप ओवर एक्सट्रैक्शन आप करोगे तो उस केस में सैंड जो सॉइल है तो उसमें जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है या जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। देन इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज एंड जो अदर एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स है तो उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में एंड कंक्लूजन में क्या मेंशन कर सकते हो कि सोल्यूशन के केस में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, आप उसके साथ साथ या इंस्टेड ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, या जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है कुछ एरियाज में वो आप अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरीके के आप सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज अबाउट द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियालिस। ये ऑरोराज होते क्या है, ऑरोराज मतलब ये कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से होता है, जनरली हम उसके बारे में देखेंगे। ऑरोराज होता क्या है, ऑरोराज मतलब जो पोलर रीजन है अर्थ का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के रीजन में अलग अलग नेचुरल कलर लाइट का एक डिस्प्ले आता है। सो इस तरीके का जो डिस्प्ले होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑरोरा। ऑरोरा आप देखोगे तो ये बहुत यूनिक फीचर होता है अर्थ के पोलर रीजन में। नदर्न हेमिस्फीयर में जब ये होता है तो इट इज कॉल्ड एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, एंड जब ये ऑरोरा बोरियालिस, जो सदर्न रीजन में होता है इट इज कॉल्ड एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेल मीनिंग साउथ, ठीक है, जो साउथ पोल के पास अंटार्कटिका या जो सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वहां पे जो दिखाई देते हैं दोज आर कॉल्ड एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। एंड नॉर्वे, स्वीडन या कनाडा का जो नदर्न पार्ट है, ग्रीनलैंड वगैरह, उस रीजन में जो पाए जाते हैं दोज आर कॉल्ड एज ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है। अब ये जो ऑरोराज होता है, ये ऑरोराज बेसिकली क्यों फॉर्म होता है, ठीक है, किस वजह से फॉर्म होता है, विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ऑरोराज। एक्चुअल में आप देखोगे ना तो ये ऑरोराज फॉर्म होता है अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है उसका इंटरैक्शन सन से जो निकलने वाले जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी वजह से, ठीक है। अब होता क्या है देखो कि अर्थ का जो इंटीरियर है तो इस इंटीरियर में वी नो दैट कि ये कोर का हिस्सा होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब ये जो आउटर कोर एंड इनर कोर है तो उसमें जो इंटरैक्शन होता है तो उस इंटरैक्शन की वजह से जियो डायनामो इफेक्ट जनरेट होता है। अब ये जो जियो डायनामो इफेक्ट है तो उसकी वजह से पूरे अर्थ के सराउंडिंग रीजन में अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं वैन आलन बेल्ट, ठीक है। अब ये जो वैन आलन बेल्ट है तो इस वैन आलन बेल्ट की वजह से यहाँ पे ऑरोरास का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब ये ऑरोरास बेसिकली होते क्या है कि जब सन का जो आउटर लेयर है विच इज कॉल्ड एज द फोटोस्फीयर, तो इस फोटोस्फीयर से जो कोरोनल मास इजेक्ट होता है, कोरोनल मास इज व्हाट, कि सन का जो आउटर लेयर है तो उस लेयर से ये जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, तो ये जो लेयर है या ये जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एज द कोरोना, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस वगैरह जो इट लुक्स लाइक दिस कोरोना, सो यहीं से ये वर्ड आता है। तो अब ये जो कोरोना है तो इस कोरोना से भी बहुत बड़ा हिस्सा इजेक्ट होता है। तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है या जो सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं वहां पे,
तो उस वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हाईली चार्ज पार्टिकल्स सन के आउटर लेयर से इमिट किया जाता है। अब ये जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल्स जब अर्थ के ऊपर आते हैं तो अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, तो इस मैग्नेटोस्फीयर से या जो आइनोस्फीयर का हिस्सा है, तो वहां से उसकी इंटरेक्शन होती है। ठीक है, अब अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है ये अर्थ के आइनोस्फीयर में होता है। अब ये जो आइनोस्फीयर है, तो इस आइनोस्फीयर में अलग अलग टाइप के आयन्स होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो अलग अलग रेडिएशंस होते हैं, तो या हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी वजह से ये जो नाइट्रोजन एंड ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या उनके जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं। जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के दौरान ये जो इंटरैक्शन है, तो इस इंटरैक्शन में फिर ऑरोरास का फॉर्मेशन होता है। जनरली आप देखोगे तो ये जो ऑरोरास है, ये ऑरोरास उनमें ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा या ब्लू कलर का हिस्सा दिखाई देगा। जनरली ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये ऑक्सीजन की वजह से डेवलप होता है, एंड जो ब्लू या जो पर्पल कलर का हिस्सा है ये जनरली फॉर्म होता है नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, सो ग्रीन कलर या जो ब्लू कलर है वो रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की वजह से बनता है। ठीक है, ये जो ऑरोरास थे, ये ऑरोरास के ऊपर इस साल क्वेश्चन क्यों आया था? ठीक है, उसका रीजन है सनस्पॉट एक्टिविटी। 2023-24 आप देखोगे तो इन दोनों ईयर्स में जो सनस्पॉट एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। अब ये सनस्पॉट एक्टिविटी होती क्या है? सनस्पॉट एक्टिविटी मतलब जो सन का जो पोलर रिवर्सल होता है, सन का नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, एंड ये जो पोल्स है ये पोल्स उनकी जगह इंटरचेंज करते हैं। एंड जब ये इंटरचेंज होता है, पोलर रिवर्सल होता है, तो उस वक्त जो सन स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट मतलब सन का जो फोटोस्फीयर है, तो उनके ऊपर ये सोलर फ्लेयर्स या सोलर स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं। जब हम अर्थ से उन स्टॉर्म्स को या उन एरियाज को देखते हो, तो ये ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स में दिखाई देता है। सो दीज आर कॉल्ड एज सनस्पॉट। तो 2023-24 में सनस्पॉट ज्यादा थे, तो इसकी वजह से ऑरोराज एक्टिविटीज या ऑरोरल एक्टिविटीज भी थी, वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हो कि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। रादर अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर की वजह से हम लोग जिंदा है। इमेजिन करो कि अर्थ के ऊपर ये जो वैन आलन बेल्ट है या जो मैग्नेटोस्फीयर है ये है ही नहीं, तो उस केस में सन के जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स है या जो कॉस्मिक रेडिएशन है ये पूरे अर्थ को कुछ सेकंड्स में पूरी तरीके से जला डाल सकता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये सब चीजें आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द ऑरोरास। देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्विस्टर्स। अब ये ट्विस्टर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द ट्विस्टर एंड व्हाई are the majority of the twisters observed in the areas around the Gulf of Mexico? अब Gulf of Mexico is what? Gulf of Mexico मतलब यहां पे ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको का रीजन है, ठीक है, तो इस रीजन में आपको प्रोमिनेंटली ये ट्विस्टर्स या टोर्नाडोज का फॉर्मेशन मिलेगा। अब ये ट्विस्टर्स क्या होता है? ट्विस्टर्स आर नथिंग बट द इंटेंस फॉर्म ऑफ द टोर्नाडोज। ठीक है, लास्ट 2-3 सालों में आप देखोगे तो इस रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में ट्विस्टर्स या टोर्नाडोज का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था। तो ये ट्विस्टर बेसिकली होता क्या है? ट्विस्टर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्विस्टर्स मतलब ये टोर्नाडोज होते हैं, एक फनेल शेप का क्लाउड जनरेट होता है, एंड ये जनरली फॉर्म होता है थंडरस्टॉर्म्स में। जैसे थंडरस्टॉर्म्स के केस में मैंने आपको बताया था कि जब एयर बहुत ज्यादा इनस्टेबल होती है, तो ये जो इनस्टेबल एयर है, तो ये इनस्टेबल एयर राइज होने लगती है। जब एयर राइज होती है तो इस राइजिंग एयर अपर एटमॉस्फेयर में जाके डाइवर्ज होती है। बट इस केस में जब थंडरस्टॉर्म्स का जनरेशन होता है तो ये एयर बहुत रैपिडली राइज होती है। जब हीटेड एयर रैपिडली राइज होती है तो ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस होती है, ठंडी होती है, फिर उसका डाउन ड्राफ्ट स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होता है। तो इन कन्वेंशनल करंट्स में ये फिर अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो कभी कभार ये एनविल शेप में यहाँ पे बड़े बड़े क्लाउड्स जनरेट होता है, एंड यहाँ पे ये इस तरीके के थंडरस्टॉर्म्स का जनरेशन होता है। जनरली ये जो थंडरस्टॉर्म्स में जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंगल सेल, मल्टी सेल या सुपर सेल, ये जो सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स होता है, तो इन सुपर सेल्स थंडरस्टॉर्म्स में यहाँ पे ये ट्विस्टर्स या जो टोर्नाडोज है उनका फॉर्मेशन होता है। अब इस केस में होता क्या है? देखो, जब थंडरस्टॉर्म्स जनरेशन होता है, ठीक है, तो ये जो थंडरस्टॉर्म्स है
तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी चाहिए। दूसरी बात, टॉर्नाडोज के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स का जनरेशन है, ठीक है। अब ये जो टॉर्नाडोज है, तो टॉर्नाडोज में एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होते हैं। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी मतलब एयर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मूवमेंट होना जरूरी है, अप ड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट होना जरूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स का जनरेशन डेवलप होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज विंड शेयर। विंड शेयर इज व्हाट कि जो विंड स्पीड होता है या जो विंड डायरेक्शन होती है वो अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग होती है। सपोज इमेजिन करो कि अलोंग द ग्राउंड विंड इज मूविंग लाइक दिस, विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड अपर एटमॉस्फेयर में विंड अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब होता क्या है कि अपर एटमॉस्फेयर में विंड इज मूविंग लाइक दिस, लोअर एटमॉस्फेयर में विंड इज लाइक मूविंग लाइक दिस। तो इस केस में ये जो एयर है अपर एटमॉस्फेरिक एंड लोअर एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे विंड शेयर डेवलप होता है। विंड शेयर मतलब विंड डायरेक्शन में एंड स्पीड में जो चेंज आता है वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी, सो दैट इज कॉल्ड एज अ विंड शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे विंड इज मूविंग लाइक दिस अलोंग द ग्राउंड एंड विंड इज मूविंग लाइक दिस इन द अपर एटमॉस्फेयर या अलोफ्ट, ठीक है। सो अपर एटमॉस्फेयर में जब विंड इस तरीके से मूव करता है तो यहाँ पे विंड में इंटरैक्शन होता है, तो ये विंड इस तरीके से रोटेट होने लगता है। तो इस रोटेशन के दौरान होता क्या है कि लोअर एटमॉस्फेरिक वार्म एयर ऊपर चली जाती है, अपर एटमॉस्फेरिक कोल्ड एयर नीचे सबसाइड होती है एंड इस तरीके से लिटरली यहाँ पे एक ट्यूब लाइक डेवलपमेंट होती है विंड की। एंड ये जो विंड मूवमेंट है तो उसमें से ये जो हॉरिजॉन्टली फ्लो होने वाली जो ट्यूब है एयर की, तो ये वर्टिकली ग्रो करने लगती है। जब ये वर्टिकली ग्रो करती है तो इस रीजन में जो वार्म एंड कोल्ड एयर है ये इस तरीके से रोटेट होते हैं, स्वेलिंग फैशन में ये ऊपर चले जाते हैं, ये ट्विस्ट करते हुए ये इस तरीके से ये ऊपर चली जाती है। एंड जब इस तरीके से ये ऊपर डेवलप होती है तो वहां पे ये प्रॉपर सुपरसेल थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं। अब ये जो सुपरसेल थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं तो उनमें कभी कभार ये फनेल शेप्ड क्लाउड जनरेट होता है। जब एयर सर्कुलर फैशन में इस तरीके से ये ऊपर चली जाती है तो कभी कभार ये जो राइजिंग एयर है तो इस राइजिंग एयर के बीच में जो कोल्ड वाटर है या जो कोल्ड एयर है तो ये कोल्ड एयर बीच में डिसेंड होने लगती है। एंड ये जो डिसेंडिंग कोल्ड एयर है तो ये डिसेंडिंग कोल्ड एयर ये जो स्वेलिंग एयर का हिस्सा है उसको नीचे खींचती है या नीचे धकेल देती है। एंड जब ये हिस्सा नीचे आता है, ग्राउंड के ऊपर आता है, तो यहाँ पे एक जो प्रॉपर फनेल शेप्ड क्लाउड डेवलप होता है, तो ये जब ग्राउंड को टच करता है तो देयर वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नाडोज। एंड ये जो टॉर्नाडोज होते हैं, दीज टॉर्नाडोज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्विस्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पे विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है, कभी कभार ये विंड स्पीड 300 माइल्स पर आवर तक हो सकता है या इवन उससे ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 480 500 किलोमीटर पर आवर तक उसका स्पीड हो सकता है, ठीक है। सो दूसरी बात, अब ये व्हाई दीज ट्विस्टर्स आर कॉमन इन गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में क्यों कॉमन होते हैं? गल्फ ऑफ मेक्सिको का रीजन आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस आपको मिलेंगी। सो दिस इज रॉकीज, ठीक है, ये रॉकीज का हिस्सा है। अब ये पूरा ग्रेट प्लेन्स का रीजन है, ग्रेट प्लेन रीजन और प्रेरीज का रीजन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है, तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो रीजन है ये ट्रॉपिकल एरिया का हिस्सा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ से जो एयर आती है ये मॉइस्ट एंड वार्म एयर होती है। दूसरी बात, ऊपर से ग्रेट प्लेन के रीजन से ये जो नेब्रास्का, कंसास वगैरह ये जो स्टेट्स है, सास्केचुआन वगैरह कनाडा में, तो वहां से जो एयर आती है ये कोल्ड एयर आती है एंड मेक्सिको के रीजन से वार्म एंड मॉइस्ट एयर आती है। एंड अगेन जहां पे कोल्ड एंड वार्म एयर एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो वी नो दैट इन सच अ केस यहाँ पे फ्रंटल सिचुएशन डेवलप होती है। जो कोल्ड एयर होती है, बीइंग अ डेंसर वन, इट रिमेन्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, बट ये जो कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर वार्म एयर को ऊपर फेंक देती है। जब वार्म एयर बहुत रैपिडली ऊपर चली जाती है तो इन दैट केस वहां पे ये टोर्नाडोज के फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। सो नॉर्थ से आने वाली कोल्ड एंड ड्राई एयर एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली वार्म एंड मॉइस्ट एयर, सो उसके इंटरैक्शन की वजह से यहाँ पे ट्विस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड देन अगेन वहां पे जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी के केस में भी आप देखोगे तो जब विंड्स रॉकीज को क्रॉस करके यहाँ पे रॉकीज के ईस्टर्न साइड में आते हैं, तो जहां पे विंड्स माउंटेन को क्रॉस करके माउंटेन के लीवर्ड साइड में ऊपर से नीचे आते हैं, तो जब कोई भी विंड ऊपर से नीचे आता है तो वो कंप्रेस किया जाता है एंड उस कंप्रेशन की वजह से वहां पे उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये इफेक्ट होता है टोपोग्राफी का। तो वहां पे वार्म एयर का सप्लाई कंटिन्यूअसली होता है इस रीजन में एंड दिस इज द रीजन व्हाई कि यहाँ पे जो टेक्सास वगैरह ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ट्विस्टर्स का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है।
So, the last question we have is, what is regional disparity and how does it differs from diversity? And how serious is the issue of regional disparity in India? Now, this question is asking us to differentiate between disparity and regional disparity and the diversity. अब इस केस में if you understand या if you know the meaning of disparity, ठीक है, अब ये disparity exactly उस से देखा जाएगा तो इससे नेगेटिव टर्म डिस्पैरिटी इज व्हाट, रीजनल डिस्पैरिटी इज व्हाट, कि इंडिया में अलग अलग रीजन में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का, डेवलपमेंट का या इंफ्रास्ट्रक्चर का या इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। अब ये डिस्पैरिटी हम मेजर करते हैं, आप देख सकते हो कि जो पर कैपिटा इनकम होता है, फॉर एग्जाम्पल आप बिहार का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करोगे गुजरात के साथ या महाराष्ट्र के साथ, तो वहां पे आपको इनकम में डिस्पैरिटी आपको दिखाई देगी। या इवन जो स्टेट्स के जीडीपीज होते हैं, तो स्टेट जीडीपी में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। बिहार का स्टेट जीडीपी या केरला का, गुजरात का, महाराष्ट्र का कंपेयर करोगे तो वहां पे भी आपको रीजनल डिस्पैरिटी दिखाई देती है, ठीक है। अब ये जो डिस्पैरिटी होती है, सो हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम डाइवर्सिटी। से डाइवर्सिटी क्या होता है ना, डाइवर्सिटी इज अ पॉजिटिव टर्म। डाइवर्सिटी मतलब इंडिया में अलग अलग रीजन में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, देन रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो इंडिया में जो अलग अलग सोसाइटीज है, तो उनमें अलग अलग तरीके के रिलीजन्स मिलेंगे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इथनिक डाइवर्सिटी है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्सिटी। डिस्पैरिटी में आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डेवलपमेंट के बारे में बोलते हो। तो डाइवर्सिटी में आप इंडिया में अलग अलग तरीके की जो डाइवर्सिटी जो हमें पाई जाती है, मतलब रिलीजियस, इथनिक, देन कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो उसके बारे में हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिस्पैरिटी होती है, तो डिस्पैरिटी की वजह से आप देखोगे तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसकी वजह से यू माइट हैव सीन कि इंडिया में अलग अलग नए स्टेट्स की डिमांड आती है। फॉर एग्जांपल विदर्भा की डिमांड है महाराष्ट्र में, या बोडोलैंड की डिमांड आती है असम रीजन से, या जो हरित प्रदेश है वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, या उस रीजन से जो सेपरेटिस्ट डिमांड्स जनरेट होते हैं डिस्पैरिटी की वजह से, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव कनोटेशन होता है डिस्पैरिटी। डाइवर्सिटी में जनरली आप देखोगे तो होमोजीनियस एक कल्चर डेवलप होता है, होमोजेनिक सोसाइटी होती है जिसमें अलग अलग रीजन के, रिलीजन के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी। देन इस इश्यू का सीरियसनेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्पैरिटी की वजह से स्क्यूड डेवलपमेंट आपको मिलेगी। जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के अलग अलग पॉकेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के केस में आप देखोगे, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटिवली मोर डेवलप्ड देन द मराठवाड़ा रीजन। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से कर्नाटका में बेंगलोर एंड सराउंडिंग रीजन ज्यादा डेवलप हो चुका है, महाराष्ट्र में वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र डेवलप हो चुका है। तो इस तरीके से एक एरिया ज्यादा डेवलप होता है, बट रिमेनिंग एरिया जो है वो स्टिल पावर्टी में ही होता है, ठीक है। इंडिया के केस में आप देखोगे तो सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमने ये ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में हमने देखा था, या वो थ्योरी हमने इंप्लीमेंट की थी, या जो नेहरू महालनोबिस मॉडल जो है वो हमने अडॉप्ट किया था हमारे इकोनॉमी के लिए, तो उसमें हमने जो हेवी इंडस्ट्रीज है तो उसको हमने फर्स्ट एस्टैब्लिश किया था, यानी दैट वाज ये एक्सपेक्ट किया था कि इन हेवी इंडस्ट्रीज के सराउंडिंग रीजन में धीरे धीरे एंसिलरी इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, वो सराउंडिंग रीजन ग्रो होगा, बट ये एक्चुअल में नहीं हुआ, ठीक है। सो आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी डेवलप हुई, उसके दैट वाज सराउंडेड बाय द सी ऑफ पावर्टी। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो सेपरेटिस्ट डिमांड, जैसा मैंने आपको बताया था, विदर्भा की डिमांड है सेपरेटिस्ट, देन उसके बाद बोडोलैंड की सेपरेटिस्ट डिमांड है, बहुत सारी एरियाज में सेपरेटिस्ट डिमांड आई है, ठीक है। 2000 साल में या साल 2000 में हमने अलग अलग स्टेट्स जो है वो हमने ये किए थे। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है। बट ये जो स्टेट्स की डिमांड हमने फुलफिल की थी, उसके लिए कुछ बेसिस था। मतलब झारखंड को हमने बिहार वगैरह उस रीजन से सेपरेट किया क्योंकि उसके पास, झारखंड के पास खुद की माइनिंग वेल्थ है, ठीक है, मिनरल वेल्थ है। सो बेस्ड ऑन दैट मिनरल वेल्थ हमने उसकी झारखंड जो स्टेट है तो उसकी सेपरेटिस्ट डिमांड हमने फुलफिल की थी। बट अभी आप देखोगे तो देर आर सम डिमांड्स
जो आप किसी भी बेसिस पे फुलफिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो जो बुंदेलखंड का रीजन है, तो बुंदेलखंड के रीजन में भी सेपरेटिस्ट डिमांड है। यूपी में एंड एमपी में जो बुंदेलखंड का रीजन स्प्रेड होता है, टोटल 9-10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहां पे, झांसी, ललितपुर, छत्तर वगैरह, तो वो एरिया भी सेपरेटिस्ट बुंदेलखंड मांग रहा है। अब बुंदेलखंड ऑलरेडी आप देखोगे तो ये पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया है एंड दैट एरिया इज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट, ठीक है। सो ये अलग अलग तरीके सेपरेटिस्ट डिमांड यहाँ पे जनरेट होते हैं। देन फेल्योर ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी, जो मैंने आपको बताया था कि एक हेवी इंडस्ट्री डेवलप होगी यहाँ पे एंड हेवी इंडस्ट्री के सराउंडिंग रीजन में धीरे धीरे सराउंडिंग एरिया डेवलप होगा एंड उसका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे सराउंडिंग एरिया में ट्रिकल डाउन होगा। बट ये जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था वो एक्चुअल में नहीं हुआ, ठीक है। ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ग्रोथ पोल या वो मेजर जो सेंटर है वो ग्रो हो एंड उसका जो इफेक्ट है, उसके जो बेनिफिट्स है वो सराउंडिंग रीजन को मिले, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ प्रैक्टिकली, ठीक है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट जब डिमांड होगी तो पॉलिटिकल वहां पे पॉलिटिकल उसका माइलेज लिया जाएगा। देन उसके बाद सोशल अनरेस्ट भी उस एरियाज में डेवलप होते हैं, ठीक है। देन माइग्रेशन एंड रिलेटेड इश्यूज डेवलप होते हैं, हमने देखा था माइग्रेशन के टॉपिक में। सो जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट होती है तो उसी एरियाज में ये एरिया मैग्नेट की तरह काम करता है, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इशू जनरेट होता है। देन गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इसके लिए इवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं या निगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसका सोल्यूशन एंड कंक्लूजन आप देखोगे तो जो डिस्पैरिटी है तो उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव जो लिए हैं, तो उसमें आपको मालूम होगा कि कभी कभार जो हमारा बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें कुछ सेपरेट स्टेट्स के लिए सेपरेट अलोकेशन होता है, ठीक है। जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ स्टेट्स को, जैसे जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह जो हिली स्टेट्स है, तो उनके लिए सेपरेटिस्ट या उनके लिए एक सेपरेट स्टेटस दिया जाता है स्पेशल स्टेट का, तो उनके लिए ज्यादा अलोकेशंस मेंशन किए जाते हैं। तो उस तरीके की सॉल्यूशंस गवर्नमेंट जनरली यहाँ पे लेते हैं। बट इसको कर्टेल करने के लिए आपको होलसम डेवलपमेंट करना, जोग्राफिकली इंक्लूडेड डेवलपमेंट करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी एरिया में माइग्रेशन वहां से या माइग्रेंट्स वहां से बाहर ना जाए, उसी रीजन के डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए रीजन स्पेसिफिक आप सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे जो हिली रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह वगैरह, तो वहां पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ले सकते हो, समझ में आ रहा है। जो ईस्टर्न इंडिया है, तो ईस्टर्न इंडिया में आप देखो तो ईस्टर्न इंडिया में जो माइनिंग इंडस्ट्री है, तो उसको थ्राइव करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकता है। तो इस तरीके से किसी भी रीजन के रिगार्डिंग जो रीजन स्पेसिफिक अप्रोच है, तो वो गवर्नमेंट ले सकता है। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड। अब नॉर्थ में आप देखो यूपी बिहार की कंडीशन, देन साउथ जो साउथ जो स्टेट्स है, केरला, तमिलनाडु, इवन महाराष्ट्र, गुजरात, उनकी डेवलपमेंट, नॉर्थ की डेवलपमेंट, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो डिस्पैरिटी है उसको आपको अलग अलग लेवल पे उसको टैकल करना है, उसको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन। टोटल 8 क्वेश्चंस थे, 4 10 मार्क्स के, रिमेनिंग 15 मार्क्स के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।